हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है इस चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं मगध महाजनपद के बारे में। इससे पहले जो क्लास हुई थी वह आपका मेरे हिसाब से महाजनपद काल से संबंधित हुआ था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वो क्लास काफी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आप लोगों का कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आप लोगों के पास कोई डाउट भी रहता है, अगर आपको नोट्स चाहिए या कुछ भी ऐसा चीज चाहिए, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहां से हमें बता सकते हैं। चाहे तो आप इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं, जिससे हम आपको वो नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं मगध महाजनपद। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि फ्री का जो आपका पीडीएफ मिल जाएगा और आपको इतने आसानी से जो है जो कोर्स लोग हजारों हजारों रुपए लगाकर खरीदती है, उसकी पीडीएफ में हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, तो आपसे बस छोटा सा तो रिक्वेस्ट कर ही सकते हैं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो मगध महाजनपद देखेंगे। मगध राजनीतिक, आर्थिक एवं भौगोलिक कारण से सभी महाजनपदों में क्या है, तो सबसे अधिक शक्तिशाली था। ये बात को आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। अब मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, तो गिरिब्रज यानी राजगीर थी। यह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, यानी राजगीर जो है वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मगध का जो विस्तार मुख्यतः पटना व गया वाले क्षेत्र में था। ठीक है, मगध एवं अंग, मगध एवं अंग का वर्णन, मतलब जो मगध और अंग आपका महाजनपद है, इसका वर्णन आपको सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, तो अर्थववेद में मिलता है। अब आपसे एक क्वेश्चन है, आप लोग सोच समझ के जवाब दीजिएगा। अगर आप लोगों ने कल की क्लास की होगी तो आप बता पाएंगे, अगर नहीं किए होंगेगा तो हो सकता है कि आप जवाब नहीं भी दे पाइएगा। आपको यह जवाब देना है कि उत्तर बिहार का एकमात्र महाजनपद कौन सा था, वो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, बाकी हम अपने टॉपिक की ओर लौटते हैं। और मगध की स्थापना बृहरथ ने की थी। बृहरथ का पुत्र कौन था, तो जरासंध था। और इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था कौन, तो जरासंध। अब देखिएगा कि जरासंध को भीम ने द्विंद युद्ध में पराजित कर उसका वध किया था। इसका वर्णन आपको कहाँ से मिलता है, तो महाभारत में मिलता है। यह उर्वर भूमि, नदियों की उपलब्धता, खनिज एवं वन संसाधन की उपलब्धता के कारण क्या है, आर्थिक रूप से संपन्न क्षेत्र था। कौन, तो मगध महाजनपद था। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखनी है। वो पॉइंट क्या है कि मगध पर शासन करने वाला जो शासक वंश था वो कौन कौन था, यानी मगध पर शासक वंश कौन कौन से वंश ने शासक किया था। पहला तो यहाँ पे बृहस्पति वंश था। उसके बाद आपको पढ़ना है हर्यंक वंश। उसके बाद शिशुनाग वंश देखेंगे और नंद वंश, और इसी के साथ जो है अपना मौर्य वंश देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं हर्यंक वंश से। तो हर्यंक वंश का अगर देखेंगे तो इसका जो शासन काल था कितना था, तो 544 से लेकर 412 ईसा पूर्व में। अब बहुत सारे बच्चे जो होंगे वो सोचेंगे कि ये कैसा शासन काल है, 544 के बाद बढ़ना चाहिए, तो यहाँ तो 412 हो गया, ये घट कैसा रहा है। तो आप लोगों को बता दें कि अगर आप हिस्ट्री पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप पहले यूट्यूब पर जाइए और यहीं पे आपको सर्च करना है कि ईसा पूर्व और ईसवी क्या है, वो समझ के आइए। उसके बाद आप ये वीडियो देखिएगा, आपको बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे इस वंश की स्थापना बिंबिसार ने किया था। ठीक है, आपको याद रखना है कि हर एक वंश की स्थापना किसने, तो बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में की थी। बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिंबिसार ने विवाह नीति, ठीक है, विवाह नीति द्वारा साम्राज्य विस्तार को प्रश्रय दिया, यानी विवाह करके और दहेज के रूप में जो जमीन मिलता था उसी से अपने साम्राज्य का विस्तार करता था। कौन, तो बिंबिसार। देख रहे हैं कितना चालाक है। उसके बाद आपका हो जाता है कौन, तो पहली पत्नी जो थी, यानी बिंबिसार की पहली पत्नी कौन थी, तो कौशल देवी थी। आपको याद रखना, कौशल देवी। और ये कहाँ, तो कौशल की राजकुमारी थी कौशल देवी। इस विवाह से उसे दहेज में क्या मिला था, तो दहेज उपहार में काशी का क्षेत्र मिल गया था। देख रहे हैं, कौशल देवी से विवाह किया, कौशल की राजकुमारी थी। ठीक है,
और इससे इसको क्या मिला, तो काशी का जो क्षेत्र इसको दहेज में मिल गया, तो अपने साम्राज्य में मिला लिया। दूसरी पत्नी इसकी कौन थी, तो चेल्हाना, जिसे चेल्लाना भी कहते हैं। ये चेल्लाना लिच्छवी के राजा चेतक की पुत्री थी। लिच्छवी के जो राजा थे चेतक, उसकी पुत्री थी कौन, चेल्हाना। और उसकी तीसरी पत्नी कौन थी, तो क्षेमा। आपको याद रखना है, यानी बिंबिसार के क्या गो पत्नी हो गया, तो 3 गो। कौन कौन, तो पहला आपको याद रखना है यहाँ पे कौशल देवी, दूसरा आपको चेल्हाना जिसे चेल्लाना भी कहते हैं, और तीसरा क्षेमा। क्षेमा से जब विवाह किया तो पंजाब की राजकुमारी थी, और बिंबिसार ने अवंती के शासक चंद्रप्रघोत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाया। देखिए अवंती के शासक चंद्रप्रघोत है, इसको एगो बीमारी हो गया था, ठीक है, जो ठीक नहीं हो रहा था। तो बिंबिसार का जो राजवैद्य था उसका नाम जीवक था। तो जीवक को ही भेजा कि जाओ उसका इलाज करके आओ। तो जब इलाज करके आया ना तो ठीक हो गया, तो इससे खुश होकर मित्रता हो गई उससे। तो यही है कि बिंबिसार ने चंद्रप्रघोत के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। बिंबिसार की हत्या 492 ईस्वी में उसके पुत्र, मतलब उसके अपने ही पुत्र, अपना ही बेटा अजातशत्रु ने कर दिया था। ठीक है, अजातशत्रु ने क्या कर दिया था, हत्या कर दिया था अपने बाप का। यानी इसमें आपको क्या क्या पॉइंट याद रखना है, तो हरियंक वंश में ज्यादा कुछ है नहीं। सबसे पहला शासक की बात करें तो बिंबिसार संस्थापक था, 544 में संस्थापक मतलब स्थापना किया था, विवाह नीति अपनाया था, 3 गो पत्नी था, आपको याद रखना है। कौशल देवी से विवाह किया था, काशी वाला क्षेत्र मिल गया। दूसरी पत्नी चेल्लाना थी, ठीक है, लिच्छवी के क्षेत्र की पुत्री थी। तीसरी जो थी वो कौन थी, वो क्षेमा थी, वो पंजाब की राजकुमारी थी। और बिंबिसार जो है अवंती के राजा जो चंद्रप्रघोत था उसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाया। कैसे बनाया, तो ये आपको बताइए दिए कि बीमारी हो गया था, तो उसी के उपचार के लिए जो है जीवक को भेजा था। और बिंबिसार की हत्या 492 में हो गया था। उसके बाद कौन किया था, तो उसका बेटा। तो जब बापा मर गया तो कौन आया शासन करने, तो उसका बेटा आया यहाँ पे, कौन, अजातशत्रु। अजातशत्रु याद रखिएगा, अजातशत्रु, ठीक है। अजातशत्रु जो है, जैसे बाप, इसका बाप की हत्या कब किया था, 492 में। तो 492 में मार के अब खुद शासक बन गया। आई 460 तक ले रहा था, ठीक है, 460 ईसा पूर्व, जिसे बीसी कहते हैं। अजातशत्रु के बाद हर्यंक वंश का शासक बना, मतलब अजातशत्रु के बाद जो है ना, अजातशत्रु बिंबिसार के बाद शासक बना था हर्यंक वंश का, ये बात बता रहा है। इसका वास्तविक नाम क्या था, तो कुनिक था, याद रखिएगा, किसका, अजातशत्रु सा। अगर आपको पूछ दे एग्जाम में कि कुनिक किसका नाम है, या कुनिक नाम किसके लिए उपयोग होता है, तो आपको याद रखना है किसके लिए, अजातशत्रु के। बिंबिसार एवं कौशल देवी की मृत्यु के बाद कौशल के राजा प्रसेनजीत था, प्रसेनजीत ने काशी वापस ले लिया था। ठीक, कौशल के राजा जो था वो अपना ले लिया, प्रसेनजीत जो था वो अपना ले लिया वापस कि हाँ भाई हमें काशी दे दो। और कौन था पता है, देखिए बिंबिसार की पत्नी कौन थी, कौशल थी। अजातशत्रु कौन था, बिंबिसार का बेटा था। और प्रसेनजीत कौन था, तो प्रसेनजीत जो था वो आपका अजातशत्रु का मामा था। ठीक है, तो जब ये प्रसेनजीत वापस ले लिया तो क्या हुआ था, जिस कारण प्रसेनजीत का संघर्ष अजातशत्रु से हुआ। अब देखिए आप बोलेगा कि मामा से युद्ध कर लिया, तो क्या बड़का बात है, बाप के मार के राजा बना था, तो मामा को मारना इसके लिए कोई बड़का था। अंततः देखिएगा तो अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को पराजित कर काशी पर अधिकार कर ये लिया। बाद में अजातशत्रु का विवाह प्रसेनजीत की पुत्री, मामा के बेटी, ठीक है, इसके मामा के बेटी है ना हुआ, प्रसेनजीत की पुत्री वाजीरा से हो गया। वाजीरा नाम था, याद रखिएगा, वाजीरा। अजातशत्रु ने वज्जी संघ एवं मल्लों को पराजित किया था, ये बात भी आपको ध्यान रखिए लेना है। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म, ठीक है, अजातशत्रु के बारे में पूछे कि कौन सा जैन, तो प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था और बाद में ही बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो अजातशत्रु से एक ही बात याद रखना है, शुरू में धर्म के मामला में कि शुरू में जैन धर्म को मानता था, बाद में कहा कि नहीं हम बौद्ध धर्म को मानेंगे, हम मन। अजातशत्रु ने 483 ईसा पूर्व में
राजगीर की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछता है। अब जैसे ही हम आपको बौद्ध धर्म पढ़ाएंगे ना, तो वहां पे भी आपको प्रथम बौद्ध संगीति पढ़ाएंगे। उस समय आपसे पूछेंगे कि प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के शासन काल में हुआ था, तो आपको बताना पड़ेगा कि अजातशत्रु। आपको पहले हम बता देते हैं। तो सप्तपर्णी गुफा में हुआ था कब? तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। 483 ईसा पूर्व में क्या, देखिए इस ईस्वी से दो बात याद रखिए। 483 ईसा पूर्व में जो महात्मा बुद्ध थे, गौतम बुद्ध, उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और उसी के तत्काल बाद जो है प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। कहाँ हुई थी आपको याद रखना है, राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। कौन करवाया था? तो अजातशत्रु करवाया था। अब देखिए कौन आया? उदयन। उदयन कौन है? यह अजातशत्रु का बेटा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इतना बात लिखा हुआ है, लेकिन अब बोलिएगा कि तो अजातशत्रु का क्या हुआ, से उदयन आ गया है। ये जो उदयन है ना, ये कौन है? अजातशत्रु का बेटा है। अजातशत्रु किसका बेटा था? तो बिंबिसार का बेटा था। तो बिंबिसार की हत्या कैसे हुआ था? तो अजातशत्रु इसको मार दिया था, अपने बाप को। तो ऐसा ही उदयन क्या किया था? अपने बेटा बाप को मार दिया। तो यहाँ पे है कि उदयन के बारे में कि सिंहल अनुसूत्री के अनुसार 460 बीसी में उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी थी। और याद रखिएगा इस दोनों को, अजातशत्रु को, उदयन को, दोनों को पितृहंता भी कहते हैं, ठीक है। तो ये तो अपना बाप को 460 में ही मार दिया। उसके बाद उदयन या उदायन भी से कहते हैं ने अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था, ठीक है। यानी बोला कि ना अब राजधानी पाटलिपुत्र रहतो, राजगीर न रहतो। तो यहाँ पे कहती है तो गंगा, सोन और गंडक के संगम तट पर पाटलिपुत्र बनाया था। गंगा, सोन और गंडक, ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो हो गया उदयन क्या किया था? तो राजगीर से पाटलिपुत्र राजधानी बना था। उदयन के 3 पुत्र थे। कौन? तो अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक था। 3 गो पुत्र के कर था, तो उदयन का था। अब देखिए नागदशक जो था वो क्या था? तो हर्यंक वंश। इस वंश लिखा हुआ मतलब क्या? हर्यंक वंश के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हर्यंक वंश का अंतिम शासक था, ठीक है, नाग दशक। याद रखिएगा, नाग दशक। और क्या होता है पता है? नाग दशक को, यहाँ पे नाग है ना, नाग लिखल, तो दशक हटाइए तो नाग होता है। तो आपको याद रखना है कि शुरू में इसका नाग है, तो लास्ट में जिसके अंत के नाम के अंत में नाग होगा वही इसको मार दिया। तो यहाँ पे शिशुनाग जो है वो नाग दशक की हत्या कर देता है और एगो नया वंश का स्थापना कर देता है। तो यहाँ पे शिशुनाग वंश यहाँ से देखेंगे 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व। शिशुनाग ने हर्यंक वंश की जगह शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाया था, ये आपको याद रखना है। पहले कहाँ था? तो देखिए बिंबिसार और अजातशत्रु के समय राजधानी राजगीर था। उदयन ने पाटलिपुत्र लाया और शिशुनाग ने वैशाली किया। शिशुनाग ने अवंती के राजा अवंतीवर्धन को पराजित कर अवंती को मगध में मिला लिया था। अवंती पर आक्रमण करके कौन पहले बार मिलाया? तो शिशुनाग, याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त शिशुनाग ने वत्स एवं कौशाम्बी को भी मगध में शामिल कर लिया। 394 ईसा पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु के बाद कालाशोक मगध का शासक बना था। यानी पहले हर्यंक वंश देखिए, शिशुनाग वंश देखिए। शिशुनाग देखिए, हर्यंक वंश में कौन कौन शासक आया? तो बिंबिसार आया, अजातशत्रु, उदयन आया। शिशुनाग में शिशुनाग वंश में आया शिशुनाग, और अब आया कौन? तो कालाशोक शासक आया। और कालाशोक के समय क्या होगा? तो याद रखिएगा द्वितीय बौद्ध संगीति होगी। तो कालाशोक आया। पुराणों में उसे क्या कहा जाता है? तो कर्ण कहा जाता है। कालाशोक के समय मगध की राजधानी पुनः कहाँ आ गई? तो पाटलिपुत्र आ गई। बोला कि नहीं चाचा पगला गेल लोग, हम वैशाली न रखबो, चला पाटलिपुत्र रहते। तो कालाशोक अपना पाटलिपुत्र ले गया। कालाशोक ने 383 ईसा पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का क्या किया था? तो आयोजन करवाया था। कालाशोक की मृत्यु के बाद उसके 10 पुत्र ने शासन चलाया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंदी वर्धन था, ठीक है। नंदी वर्धन के बाद हम लोग कल की वीडियो में नंद वंश के बारे में चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।